नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल तंत्रिका के मुख्य कार्य कौन से हैं? ए, swallowing एंड स्पीच, बी, हियरिंग एंड स्मेल, सी, विजन एंड सेंसेशन, डी, सेंसेशन एंड हियरिंग। यहाँ पर जो हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हाइपोग्लोसल नर्व एक प्रकार की क्या होती है? क्रेनियल नर्व होती है। और ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये स्कल या क्रेनियम से निकलती हैं। यहाँ पर ये जो 12वीं नर्व है, जो जिसे कि हाइपोग्लोसल नर्व भी कहते हैं, इसका जो मुख्य काम होता है, ये जीभ के नीचे से निकल करके गले तक जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका मुख्य काम होगा ये होगा निगलना और बोलना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, swallowing एंड स्पीच आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है हाइपोग्लोसल नर्व के संबंध में वो हम लोग अभी देख रहे हैं। हाइपोग्लोसल तंत्रिका के मुख्य कार्य ये हैं, जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करना। तो ये क्या करती है? जो जीभ की मांसपेशियां हैं उनको नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। जीभ से क्लिक जैसी आवाजें निकालना, मुंह से चीजों को घुमाना। जैसे आप जो मुंह में कुछ चीज लेते हैं उसको और घुमाते हैं, तो ये किसका काम होता है? ये हाइपोग्लोसल नर्व का काम होता है। बोलना, निगलना और श्वसन में सहायता करना, ये सभी हाइपोग्लोसल तंत्रिका के कार्य होते हैं। हाइपोग्लोसल तंत्रिका कपाल तंत्रिकाओं में से 12वीं तंत्रिका है। तो कौन सी तंत्रिका होती है? 12वीं, यानी कि 12th क्रेनियल नर्व होती है। और ये 12th क्रेनियल नर्व मीन्स ये लास्ट नर्व होती है। यह पूरी तरह से मोटर नर्व है और दैहिक मोटर तंतुओं से बनी होती है। मीन्स ये किससे बनी होती है? सोमैटिक मोटर फाइबर से बनी होती है। यह कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम दोनों से इनपुट प्राप्त करती है। तो कभी पूछा जाए कि हाइपोग्लोसल नर्व किससे इनपुट प्राप्त करती है, तो ये कॉर्टिकल और ब्रेन स्टेम दोनों से इनपुट प्राप्त करेगी और जीभ के स्वैच्छिक और स्वायत्त कार्यों में मदद करती है। अब हाइपोग्लोसल नर्व से संबंधित और भी कुछ पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए हैं वो हम लोग देख लेंगे, जो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि हाइपोग्लोसल तंत्रिका के घाव होने पर बोलने और निकलने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे चूंकि इसका काम होता है swallowing एंड स्पीकिंग, तो जब ये प्रॉब्लम हो जाएगी हाइपोग्लोसल नर्व में, तो इसमें स्पीच और swallowing में प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोग्लोसल तंत्रिका के घावों की वजह से जीभ एक तरफ झुक सकती है। हाइपोग्लोसल तंत्रिकाओं के घावों की वजह से श्वसन में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाइपोग्लोसल जो तंत्रिका होती है किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व है। यहाँ पर इसको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि हाइपोग्लोसल नर्व क्रेनियल नर्व 12वीं होती है और ये यहाँ से इसका ऑरिजिन हम देख सकते हैं। यहाँ से ये ऑरिजिन हुई है और यहाँ ये जीभ के नीचे, पूरी जबड़े के नीचे ये विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो जीभ के नीचे है, इसलिए इसका काम swallowing और स्पीच में होता है। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का जो पूरा एक्सप्लेनेशन था पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The process of straight, deep and firm stroking type of back massage is called। सीधी, गहरी और जोर से थपकी देकर पीठ मालिश की प्रक्रिया को कहा जाता है। ए, सर्कुलर मसाज, बी, फ्रिक्शन मसाज, सी, नीडिंग एंड डी, एफ्लूराज। तो इसमें क्या होता है कि मसाज की भी टेक्निक होती है। उस टेक्निक के अनुसार ही मालिश व्यक्ति को करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि जिस काम के लिए व्यक्ति मालिश कर रहा है उससे उसको दुगनी प्रॉब्लम हो जाए। तो मालिश की भी एक टेक्निक है। तो इसमें यहाँ पे टेक्निक दी गई है कि सीधी, गहरी और जोर से थपकी देकर जो पीठ की मालिश होती है उसको एफ्लूराज बोलते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सही होगा।
अब इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे। पीठ की मालिश में सीधे, गहरे और दृढ़ स्ट्रोक की प्रक्रिया को एफ्लूराइज कहा जाता है। एफ्लूरेज एक मालिश तकनीक है जिसमें हाथों को त्वचा पर एक ही दिशा में लयबद्ध और निरंतर रूप से चलाया जाता है। इसमें हल्का, दृढ़ और गहरा आघात शामिल हो सकता है। मालिश के उद्देश्य और चरण के आधार पर दबाव और गति भिन्न हो सकती है। तो ये एफ्लूराज क्या करते हैं कि एफ्लूराज में क्या होता है, बिल्कुल सीधे, गहरे और दृढ़ स्ट्रोक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बैक मालिश किया जाता है। तो इस बैक मालिश का जो उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, ऊतकों को खींचना, और जो भी पेशेंट है उसको रिलैक्स होगा, क्योंकि जब कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा हो तो उस जगह पर क्या दर्द होने लगता है, जकड़न आ जाती है, तो जिससे कि उसमें दर्द बढ़ता है। तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। अपशिष्ट उत्पादों के फैलाव में सहायता करना और लसिका प्रणाली को उत्तेजित करना, ये एफ्लूरेज मालिश के लाभ होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द प्राइमरी ग्रेन्युलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज। टीबी में बनने वाले प्राथमिक ग्रेन्युलोमा को किस नाम से जाना जाता है? ए रीड सेल, बी गॉन फोकस, सी गॉबलेट सेल, डी कैसियस फोकस। देखिए, जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो डॉक्टर के पास वो गया, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि आप अपना चेस्ट एक्सरे कराइए। ऐसा मरीज चूंकि 2 सप्ताह से अधिक खांस रहा होता है तो उसके चेस्ट में भी दर्द होता है, तो संभावना होती कि उसको टीबी हो। अब इसमें जब वो एक्सरे कराकर लाता है तो एक्सरा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा यहाँ पर चित्र में बताया गया है। तो उसमें क्या होता है कि बीच में आप देख सकते हैं सफेद सफेद टाइप का आपको धब्बे देखने को मिलते हैं। ये सफेद धब्बे जो होते हैं, जैसे कि ये दिया गया है, ये गॉन फोकस होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने वहां पर अपनी जगह बनाई और वहां पर ये बैक्टीरिया घाव बना चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये होती है टीबी के बैक्टीरिया के कारण। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, गॉन फोकस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि गॉन फोकस क्या होते हैं, क्यों बनते हैं। अब इससे संबंधित जो और भी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। गॉन फोकस इज ए स्मॉल प्राइमरी लेसन। तो गॉन फोकस क्या होते हैं? छोटे और प्राथमिक लेसन होते, प्राथमिक घाव होते हैं, जो कि कहाँ बनते हैं? लंग्स में। और कौन बनाता है इसका? ट्यूबरक्लोसिस के कारण बनने वाले घाव होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से, तो उस बैक्टीरिया के कारण ये लंग्स में घाव बनते हैं, उनको गॉन फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज हाउस ऑफ आयरन इन अ सेल इज। कोशिका में आयरन का भंडार गृह होता है। ए डब्ल्यूबीसी, बी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, सी प्लेटलेट्स, डी राइबोसोम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है। ये क्या होता है? आयरन का स्टोरेज हाउस होता है जिसमें आयरन स्टोर होता है। यहां पर समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इज मेड अप ऑफ कुप्फर सेल्स ऑफ द लीवर। तो ये किससे बना होता है? लीवर में पाई जाने वाली ये कुप्फर सेल से बना होता है। एंड रेटिकुलर सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो की जो बोन मैरो की ये रेटिकुलर सेल्स होती है उनसे और कुप्फर सेल से मिलकर बना होता है। तो हम जानते हैं कि बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन भी करती है। तो इस प्रकार से ये आयरन का स्टोरेज हाउस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को माना जाता है। दिस सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट हैजार्डस सब्सटेंस बाय फैगोसाइटोसिस। अब ये जो कुप्फर सेल्स होती हैं, इनका एक काम होता है कि बाहर से जो भी पैथोजन आ रहे हैं उनको मार करके बाहर करना, मीन्स शरीर की सफाई करने का काम भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए चाइल्ड with mild hemophilia A, the factor
8 लेवल इज, एक चाइल्ड है जिसको कि माइल्ड हीमोफीलिया एक है, तो उसमें जो फैक्टर 8 का लेवल कितना होता है? 5 to 50%, लेस देन 1%, 5 to 60%, 1 to 5%। देखिए ऐसा है कि हीमोफीलिया वाले बच्चे में जो ए होता है, इसमें ये फैक्टर 8 का लेवल जब कम हो जाता है तो हीमोफीलिया होता है, ऐसे बच्चे का ब्लड जमता नहीं है। तो ये 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है माइल्ड, और एक होता है मिडिल, और एक होता है सीवियर। हीमोफीलिया 3 प्रकार का होता है, ये डिपेंड करता है कि फैक्टर 8 कितना है। तो जिन बच्चों में माइल्ड होता है उनमें जो फैक्टर 8 का लेवल होता है ये होता है 5 से 50%, मीन 6 से 49% होता है। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है इसलिए माना जाएगा 5 से 50%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे कि हल्के हीमोफीलिया ए वाले बच्चों में फैक्टर 8 का स्तर 6% से 49% होता है। तो यहाँ पर इस जो टेबल दी गई है इसमें देखेंगे कि हल्का, मध्यम और गंभीर, ये 3 प्रकार का हीमोफीलिया होता है। डिपेंड करता है कि फैक्टर 8 का लेवल कितना है। तो हल्के में जो फैक्टर 8 का लेवल होता है ये होता है 6% से 49%, मध्यम में होता है 1% से 5%, और गंभीर में होता है 1% से कम। अब हल्का होता है, इसमें क्या होगा, लक्षण क्या होंगे? गंभीर चोट, आघात या सर्जरी के बाद ही ब्लीडिंग होने लगेगी। मध्यम में चोट, बड़ी चोट या सर्जरी के बाद ब्लीडिंग, और गंभीर में चोट या सर्जरी के बाद ब्लीडिंग और जोड़ों और मांसपेशियों में बार बार स्वतः रक्तस्राव। तो ये जो गंभीर प्रकार का हीमोफीलिया होता है ये क्या कारण बनता है? ये बार बार जो मसल से ऑटोमेटिक ही ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये इसका मतलब है कि फैक्टर 8 का स्तर 1% से कम है। अब यहाँ पर आगे और दिया गया है एक्सप्लेनेशन। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कौन सा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, मीन्स बच्चों को माता पिता से प्राप्त होता है, जिसमें ब्लड सही से क्लॉट नहीं हो पाता है। यह एक्स क्रोमोसोम पर एक उत्परिवर्तित जीन का परिणाम है, मीन्स इसका जो कैरियर होगा, वाहक होगा, ये एक्स क्रोमोसोम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ले जाने का कार्य करता है। वाई क्रोमोसोम इसका जो है कैरियर नहीं होता है। हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया बी से 4 गुना अधिक होता है। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहा जाता है। तो इसमें हीमोफीलिया का निदान करने के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण करते हैं। एक प्रारंभिक रक्त परीक्षण जिसे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कहा जाता है। तो इसका जो डायग्नोस करना हो तो क्या करेंगे? एक टेस्ट करेंगे जिसे क्या बोलेंगे? पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, पीटी। इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा सैंपल लेंगे, बच्चे के रक्त का नमूना लेंगे, और थक्का बनने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें यदि कहीं पर चोट लग जाए तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग बाहर होती रहती है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। जब सीवियर कंडीशन हो तो नॉर्मली में भी मसल से ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये पूरा हुआ, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, 5 से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता होती है 100 ml, 350 ml, 500 ml, 150 ml। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नवजात शिशुओं में जो फेफड़ों की क्षमता होती है, जितनी की टोटल क्षमता का मतलब होता है कि कितना एक बार में कोई अपने अंदर अपने फेफड़ों में हवा भर सकता है। तो ये होती है नवजात शिशुओं में 150 ml। और बात करें जब वयस्कों की तो उसमें होता है करीब करीब 6 लीटर के आसपास, यानी कि 6000 ml। सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। द टोटल लंग कैपेसिटी TLC ऑफ ए न्यूबॉर्न इज टिपिकली अराउंड 120 to 150। तो 120 से 150 ml के करीब करीब होती है। TLC is the amount of air that can fit in the chest after a full breath। तो एक पूरी सांस में जितनी की हवा आ सकती है फेफड़ों में उसको क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी बोला जाता है।
What is the urinary bladder capacity of a 0 to 7 day baby? 0 से 7 दिन के बच्चे की मूत्राशय की क्षमता कितनी होती है? 20 ml, 30 ml, 10 ml, 50 ml। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 0 से 7 दिन का जो बच्चा होता है उसकी जो क्षमता होती है ब्लैडर की, ये होती है 20 ml। तो ये वेरी करती है 20 से। जो नवजात होता है इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी होती है ये 20 से 30 ml होगी। क्योंकि यहाँ पर 0 से 7 दिन दिया गया है इसलिए ये 20 होनी चाहिए। चिल्ड्रन जो 1 वर्ष के होते हैं उनकी 80 से 90 ml होगी, और चिल्ड्रन जो 12 साल के होते हैं उनकी 300 से 400 ml होगी, और जो भी वयस्क होते हैं उनकी क्षमता 600 ml, 500 से 600 ml के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवम्स रिलीज्ड इन द सेम साइकिल इज नोन एज। एक ही चक्र में जारी 2 अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन को क्या कहा जाता है? ए सुपरफिटेशन, बी सुपरफिकंडेशन, सी फीटस एकार्डियासिस, डी फीटस पेपाइरेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, fertilization of 2 different ovums released in the same cycle is known as। एक ही चक्र में जारी 2 अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन को क्या कहा जाता है? ए सुपरफिटेशन, बी सुपरफिकंडेशन, सी फीटस एकार्डियाकस, सी फीटस पेपाइरेसियस। जब एक ही एमसीस पीरियड में 2 ओवम निकले और उनका निषेचन हो जाए स्पर्म से, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इस घटना को कहा जाता है सुपरफिकंडेशन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जब एक ही मासिक धर्म चक्र के दौरान 2 अलग अलग अंडों का निषेचन होता है तो इसे सुपरफिकंडेशन के रूप में जाना जाता है। यदि शुक्राणु अलग अलग पुरुषों से आते हैं तो इसे हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकंडेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी सुपरफिकंडेशन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 बीमारी का कारक है? ए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। देखिए, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिस प्रकार से इसने पूरे विश्व में तबाही मचाई थी, तो ये एक बीमारी जो फैलती है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसका नाम होता है कोरोना वायरस। उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कैरियर। तो पहला रोगी जो संक्रमित होता है उसको कहा जाता है इंडेक्स केस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।